क्लास 9th का है जो चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग जो सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। चलो, तो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल कर रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पर, वह सब जो है क्या बोलता है, किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो है, यानी बेसिक्स यूनिट जो है हमारे बॉडी का, वो जो है सेल है। ठीक है, सेल जो है ना, सेल एक लैटिन वर्ड से निकला है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। ठीक है, अब कह रहा है कि द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक शो अ लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम उन्होंने देखा इन द कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में, यानी ये कॉर्क क्या होता है? एक ट्री का है जो छाल होता है। ठीक है, ट्री के छाल में उन्होंने देखा था रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम। हनीकॉम के जैसा वो दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? जैसे हनीकॉम है ना, तो हनीकॉम में देखते हो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उसी तरीके से है जो सेल में भी है, जो इस टाइप से उन्होंने इस लाइक ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। ठीक है, द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड till this date of the biology in the cell biology। इन सभी सेल के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत है, जो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल का है जो क्या बोलता है, हम लोग को पता कैसे चला? सेल को है जो क्या बोलता है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने है जो, रॉबर्ट हुक, क्या नाम है बोलो मेरे साथ? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल को है जो 1665 में है जो कॉर्क सेल में देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क सेल में देखा था। कॉर्क सेल में, कॉर्क में क्या था ना कि इस टाइप से जो क्या बोलता है, हनी कॉम्ब लाइक है जो स्ट्रक्चर था, छोटे छोटे है जो रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसको है जो उन्होंने लिटिल रूम नाम दिया। क्या नाम दिया था? लिटिल रूम। कि छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने सेल दिया, सेल नाम दिया। एनी डाउट? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने है जो 1665 में है जो सबसे पहले जो कॉर्क सेल में है जो क्या बोलता है, सेल को है जो सबसे पहले देखा था। यही हमारे रॉबर्ट हुक साहब हैं। एनी डाउट? अब कह रहा है कि द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट द आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर टू द ऑब्जर्व ए सेल आफ्टर पुटिंग अ सेफ्रानिन फॉर द प्लांट सेल एंड द मिथाइलिन ब्लू फॉर द एनिमल सेल। यानी कि अगर तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर क्या बोलता है सेल को देखना है, ठीक है, तो प्लांट सेल को देखना है तो सेफ्रानिन का यूज करो, और एनिमल सेल का देखना है तो क्या बोलता है मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करके है जो प्लांट सेल को, मैंने सेल को है जो बिग करके है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होती है नेक्स्ट कहानी। The scientist Leeuwenhoek show the free living cell in the pond water for the first time। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बोलो मेरे साथ? ल्यूवेनहॉक। उन्होंने देखा ना कि फ्री लिविंग सेल जो है पॉन्ड में तैर रहा है। कहाँ तैर रहा है? पॉन्ड में। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है जो देखा था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम। इसीलिए ना इसको हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको लैटिन नाम क्या है, क्या बोलता है? लिटिल रूम है। इसको है जो रॉबर्ट हुक ने है जो 1665 में है जो कॉर्क सेल में उसने देखा था। ठीक है, फिर ये जो इसको बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया तो इसको और है जो हम लोग डिटेल से स्टडी कर पाए। ल्यूवेनहॉक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जो फ्री लिविंग सेल को है जो क्या बोलता है सबसे पहले पॉन्ड वाटर में देखा था। कहाँ देखा था? पॉन्ड वाटर में। इसलिए इसको है जो क्या बोलता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। जो सेल होता है, सेल के सेंटर में, सेल के सेंटर में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन कलर का आदमी था, ऐसे ट्रिक करके तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो सेल को देखा था। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब कह रहा है कि अभी तक 3 साइंटिस्ट का नाम आया। पहला साइंटिस्ट का नाम तो क्या था? गेस करो, याद करो। पहला साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। कहाँ गया बंदा? ये रहा रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या था अभी तक? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो फ्री लिविंग सेल को देखा। तीसरा साइंटिस्ट का नाम अभी तक आया, क्या बोलता है? रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को देखा। आगे बढ़ जाएं। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी क्या कहता है? स्टेट्स दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। यानी दुनिया के जितने भी प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, वो सभी क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द
सेल्स, यही हमारा सेल थ्योरी है। अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो तुम सीधे कहना कि ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को सब किसने प्रपोज किया था बच्चों? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी को दिया था। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड, एक सेकेंड, हाँ, द सेल theory was further expanded by the Virchow, suggesting that all cells arise from the pre-existing cell। अब मैं तुमको ना इसको अच्छे से समझाता हूं, इस पिक्चर से आप तुरंत समझ जाओगे। कहना ये चाह रहा है बच्चों, एक सेकेंड कलर बदल लेता हूं। कह रहा है कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया। कौन आया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है 1665 में है, जो कॉर्क सेल में, किसमें? कॉर्क सेल में, कॉर्क सेल में जो है कि देखो कॉर्क में जो दिख रहे हो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसने जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया सेल को और इसका नेम दिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग देम, यानी सबसे पहले सेल का नाम इसी ने दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका कहानी खत्म हो गया। ल्यूवेनहॉक आया। ल्यूवेनहॉक है जो सबसे पहले जो क्या बोलता है, सेल को है जो पॉन्ड में दिखा था। कहाँ देखा था? पॉन्ड में है जो तैर रहा था। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसने जो क्या बोलता है, लेंसेस बनाया, कुछ लेंसेस को जो इंप्रूव किया, और उसके बाद सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया डिटेल सेल्स, ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अ ग्रेट डिटेल, सेल्स को जो ग्रेट डिटेल में है जो उसका ऑब्जर्वेशन किया, और इसको ना फर्स्ट ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। अभी याद आ रहा होगा न्यूक्लियस से, इसने जो है न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, याद रखना। इसने ना न्यूक्लियस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसका सबसे पहले मैंने उसका नामकरण किसने किया था, यानी उसका जो नेमिंग है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम था जिसने उसका नेमिंग किया था। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि सबसे पहले है जो क्या बोलता है न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ही होगा। ऑब्जर्वेशन ल्यूवेनहॉक ने किया, और उसका जो क्या बोलता है नेमिंग जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब मैंने तुमको भी बताया था कि सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी से है ना 3 नाम आते हैं, स्लाइडेन, स्वान और विर्चाओ। ठीक है, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा, स्लाइडेन क्या कहता है कि ऑल द प्लांट्स जो है, जितने भी दुनिया के प्लांट है वो सभी क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। दुनिया के सभी प्लांट्स क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। किसने कहा? स्लाइडेन ने कहा। स्वान क्या कहता है कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सभी है जो सेल से बने हुए हैं। यानी कि स्लाइडेन कहता है कि प्लांट है जो सेल से बना है, और स्वान कहता है कि दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं सभी है जो दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं सभी है जो सेल से बने हुए हैं। अब आता है विर्चाओ। ये देखो चश्मा लगा के बैठा हुआ बंदा। विर्चाओ कहता है कि दुनिया के जितने भी सेल्स हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, यानी कि जो नई का सेल है वो पुराने के सेल से आता है। आगे उसमें ये कौन कहता है? विर्चाओ कहता है। प्रपोज दैट ऑल सेल्स कमिंग फ्रॉम द अदर सेल्स। ठीक है, मैं तुम्हें ना एक स्लाइड से बताता हूं कहना क्या चाह रहा है। जैसे विर्चाओ कहता है, कौन? विर्चाओ कहता है कि ऑल द नया सेल्स जो है, जितने भी नए सेल्स हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जैसे ये न्यू सेल, ये ओल्ड सेल था, ओल्ड सेल, ठीक है, उसी से दोगो नया सेल बन गया। ठीक है, न्यू सेल्स, ठीक है, एक सेल दूसरा सेल। यानी विर्चाओ कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो ये कह रहा था कि रॉबर्ट हुक ने क्या बोलता है, कॉर्क का है जो क्या कॉर्क सेल में जो सेल को आइडेंटिफाई किया, उसका नेमिंग किया। रॉबर्ट ब्राउन ने है जो क्या बोलता है न्यूक्लियस का नामकरण किया, यानी नेमिंग किया, लेकिन उसको सबसे पहले ऑब्जर्व है जो ल्यूवेनहॉक ने किया। फिर स्लाइडेन ने है जो कहा कि प्लांट में है जो क्या बोलता है सारे प्लांट है जो सेल से बने होते हैं। स्वान ने कहा कि जितने भी एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या बोलता है सेल से बने। विर्चाओ कहता है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। यहाँ तो कोई डाउट? कितने साइंटिस्ट नाम आए? 4। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये बात। अभी तक 5 साइंटिस्ट के नाम आए। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहॉक, ठीक है, फिर तीसरा रॉबर्ट ब्राउन जिसने नेमिंग किया था न्यूक्लियस का, याद आया? और क्या बोलता है स्लाइडेन, स्वान जिसने सेल थ्योरी को दिया, और विर्चाओ उसको और फर्दर एक्सपेंड किया था। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, बातें वही है कि द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, बहुत बड़ा हो गया, रॉबर्ट ब्राउन
द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का उसने सबसे पहले जो डिस्कवर किया उसका नेमिंग किया था, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ल्यूवेनहॉक ने किया था। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द ऑल प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, जिसको स्लाइडेन तथा स्वान ने है जो डिस्कवर किया था, याद आया? स्लाइडेन ने क्या बोलता है, प्लांट में कहा कि जितने भी प्लांट है क्या बोलता है उससे बना हुआ है, सेल से, और स्वान ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किसने किया था? विर्चाओ ने कहा कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? साइंटिस्ट के नाम थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने उसको बार बार रिपीट करके तुम लोग को बता दिया कि तुम्हारे दिमाग में कट से घुस जाए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। द सेल डिफर्स, सेल है जो अलग अलग तरीके के होता है, डिफर मतलब होता है डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्मूथ मसल का सेल देखो कैसे है, पतला सा। ब्लड सेल देखो गोल गोल सा है। नर्वस सेल देख रहे हो एकदम क्या बोलता है, घिरनी टाइप का है। ये देखो फैट सेल हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। ये देखो बोन का सेल हो गया, ये देखो स्पर्म हो गया, ये देखो फैट का सेल हो गया। यानी सेल का जो साइज, शेप, स्ट्रक्चर, साइज हो गया, शेप हो गया, स्ट्रक्चर, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब करें द टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल कैसे कैसे होती है? जैसे ओनियन का सेल हो सकता है, ओनियन का सेल अलग होता है, स्मूथ मसल सेल अलग हो, देख रहे हो यहाँ पे, ब्लड सेल अलग है, बोन सेल अलग है, फैट का सेल अलग हो सकता है, ठीक है। नर्वस सेल्स देख रहे हो, नर्वस सेल्स कैसे हो रहे हैं, घिरनी टाइप का है। ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है। ईच काइंड ऑफ द सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सभी का ना अलग अलग अपना अपना काम है। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है, ठीक है, ये इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब कह रहा है कि a single cell may constitute a whole organisms as a amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. That is called unicellular organism. चलो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म समझाने से पहले मैं तुमको समझाता हूं कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ना डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म का नाम है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है, यूनि मतलब होता है वन सेल से बना, सेल्यूलर मतलब होता है सेल, जो एक सेल से बना होता है उसको हम लोग यूनिसेल्युलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो मेरे साथ, यूनिसेल्युलर। जो एक सेल से बना है उसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कौन कौन से बता दो? अमीबा, पैरामीशियम, ऐसा, ठीक है। और एक बता दो, बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब जो है, ठीक है, ये सब ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से बनता है। कितने सेल से बनते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मतलब ही समझ, मल्टी मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है बच्चा मैनी, और सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से बना हुआ है, यानी कि जो मैनी सेल से बने हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, ठीक है। क्या बोलता है, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, ठीक है। और क्या बोलता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सब ना ETC लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी है सब है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आया? तो मैंने इतना ही समझाया कि सेल के बेसिस पे है जो क्या बोलता है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। पहला है क्या बोलता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से बने होते हैं, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। यूनिसेल्युलर में आ जाता है अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। मैनी सेल्युलर में हो जाता है, मल्टी सेल्युलर में हो जाएगा एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। एनी डाउट? आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट, एक सेल से बना हुआ है, होल ऑर्गेनिज्म, एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनता है, तो उसको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, बोलो मेरे साथ, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, क्या है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। क्या तो कोई डाउट? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। डिविजन्स ऑफ अ लेबर इज सीन, ठीक है। उसमें जो डिविजन्स ऑफ लेबर बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो अपना अपना है जो काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे लेबर देखने के लिए मिल रहा है, कहना ये चाहता है। देखो ये अमीबा इस टाइप का होता है, एक सेकेंड सॉरी,
अमेबा, ठीक है। आइए देखो, बैक्टीरिया यू कैन से दैट, जो पॉन्ड में है। मल्टीसेल्युलर, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। जैसे क्या बोलता है, देखो हार्ट हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया, ये सब मल्टीसेल्युलर है। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इन सभी चीज़ें है ना, जैसे नर्व सेल हो गया, इन सभी से जो क्या है, मल्टीसेल्युलर है। अब कह रहे द फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, ठीक है। अब कह रहा है जब सारे सेल है ना, द फीचर जो होते हैं लगभग सब सेल के काम एक ही होता है, ठीक है। जैसे दुनिया में देख लो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जैसे लड़का है या लड़की है, जो भी स्कूल में जाते हैं वो सब तो पढ़ने ही जा रहे हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोलता है, काम तो सबका एक ही है कि बस पढ़ना ही है। तो वही कह रहा है कि द फीचर्स इन द, वैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, द फीचर्स इन द ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, उन सभी का ना फीचर्स लगभग लगभग सेम ही सेम है। चलो इसको करने से पहले हम लोग ना एक सेल का है जो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। चलो, ये रहा गोल, ठीक है। ये हमारा सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं, सेल का जो आउटर कवर होता है, जो बाहर से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनी डाउट। अब इसके अंदर ना लिक्विड भरी होती है, इसके अंदर क्या भरी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरी होती है। इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, मैं तुमको ना एक बात बताना चाहता हूँ साइटो से, ठीक है। साइटो क्या है मैं साइड में बताता हूँ, ठीक है। साइटो जो है, साइटो एक लैटिन वर्ड है। साइटो का मतलब ना सेल होता है, ठीक है। जहां भी साइटो का इस इस्तेमाल होगा, तुम समझ जाना कि साइट सेल का क्या बोलता है, चर्चा कर रहा है। जैसे तुमने देखा होगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, और साइटो का मतलब होता है सेल। द सेल का जो स्टडी होता है ना, उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सेल का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखो यहाँ पे साइटो माने सेल, और प्लाज्मा मतलब लिक्विड। सेल के अंदर वाला लिक्विड को हम लोग क्या बोलता है, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट। तो जहां भी साइटो का इस्तेमाल होगा तो तुम समझ जाना कि वो क्या है, सेल से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। ये रूट वर्ड है उसका। आगे बढ़े। अभी तक हमने क्या समझा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब क्या होता है कि सेल के अंदर एक गोल सा बीच में स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में होता है। अब इसमें भी लिक्विड होती है, छोटी छोटी लिक्विड्स। तो इसमें जो लिक्विड होती है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटीन, ठीक है। इसके अंदर वाले जो ऐसे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्रोमेटीन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो आउटर कवर होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो अंदर में क्या होता है, लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अंदर है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या बोलता है, ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये बना देता हूं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ होता है, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये स्मूथ है, इसको तुम बोल सकते हो कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको SER कहते हैं, ठीक है। एक होता है इसके ऊपर है ना दानेदार रचना होती है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
इसको RER कहते हैं, RER। ये जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है इसको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। ये ना प्रोटीन का फैक्ट्री है, यहाँ पे ना प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स फैक्ट्री, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन्स फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, इसके अंदर ऐसे क्रिस्टी बना होता है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तुम अपने नोटबुक में लिखते चलना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आगे बढ़े। फिर इसके अंदर होता है इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग गोल्जी एपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। और क्या क्या छूट रहा है इसके अंदर, ठीक है, एक वैक्यूलस छूट रहा है, ये है वैक्यूलस। एक और होती है लाइसोसोम, इसके अंदर यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, तुम लोग नोटबुक में बड़ा करके बनाना, ठीक है। इसको लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम, जो सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है ना, अब फंक्शन समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फिगर तो ड्रॉ कर लिया, मुझे मजा आया फिगर ड्रॉ करने में, आप लोग को भी आया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। यह जो है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। तुमने अभी देखा हम लोगों ने बनाया था, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल का सबसे आउटरी पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, था ना, बाहर वाला पार्ट। तो वही कह रहा है कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट्स ऑफ द सम मटेरियल्स। यानी जैसे कुछ चीजें जाना चाह रहा है तो सबको नहीं जाने देगा, जैसे ए है और बी है, ठीक है, तो सिर्फ ए को ही जाने दे रहा है, सिर्फ बी को जाने नहीं दे रहा है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव चीजों को ही वो है जो क्या करता है, अंदर जाने की अनुमति देता है। बातें समझ में आ रहा है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी हेल्प करती हैं। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, देखो आसानी से समझने की सीधी सी कहानी है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज में समझाता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। डिफ्यूजन लिखता हूं मैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफ्यूजन जो है एयर में होती है, गैसियस स्ट्रक्चर में, एयर नहीं कह सकते, गैसियस कह लो, गैस में होती है। डिफ्यूजन जो है गैस में होती है, और ई जो है लिक्विड में होता है। लिक्विड में होता है, ठीक है, ये जो है लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन जो है गैस में होता है, ऑस्मोसिस जो है लिक्विड में होता है। देखो क्या होता है, दोनों में ना सेम ही कंडीशन है कि अगर कोई क्या बोलता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही क्या कहलाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन। अरे यार कहाँ गया, भाग क्यों जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या बोलता है, मूव करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस भी सेम ही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करके जाता है कहाँ पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है समझाता हूँ। जैसे तुम समझ लो कि जैसे एक कप है, एक छोटा सा मैंने कप लिया, ठीक है, एक बड़ा सा कप लिया, छोड़ दो, दोनों को सेम साइज के ले लेते हैं। एक कप है, ये भी एक कप है।
अब क्या मान लो कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, वाटर है, गैस है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया ना कि एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसमें ये ना एम्प्टी है, ये क्या था, एम्प्टी, खाली था, और ये क्या था, फुल था, भरा हुआ था। तो तुम ही बताओ कि क्या होगा, ये इसका वाला इसमें जाएगा या इसका वाला इसमें जाएगा? ए वाला जो पार्ट है बी के अंदर जाएगा कि बी वाला पार्ट ए के अंदर जाएगा? ए वाला पार्ट बी के अंदर जाएगा ना। तो वही कहना चाह रहा है कि ए वाला पार्ट जो है बी की तरफ है जो मूव करने लगता है। तो देख रहे हो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये बस खाली गैस में होता है, ये लिक्विड में होगा। इसमें भी ऐसे ही होगा कि दो गो बीकर है, बीकर ए, बीकर बी। अब बीकर ए में है जो क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है, उसमें गैस था, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है, ए से है जो बी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। यही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी डिफ्यूजन आएगा तो गैस में होगा, बस सेम ही होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा। ऑस्मोसिस जो लिक्विड में होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलो, यही तो कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कंसीडर्ड एज अ डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे देखो ये प्रोसेस भी दिखा रहा है, जैसे क्या बोलता है, देखो बाहर में जो बुल्लू बुल्लू वाला ज़्यादा है, ठीक है, और हरियर हरियर वाला कम है एकरा में, ठीक है। तो देखो सॉरी गलती हो गया। देखो अंदर में हरियर ज़्यादा था, बाहर में हरियर एकदम कम है। हरियर है जो बाहर में कम है, तो देखो हाइयर से जो लोअर की तरफ बढ़ रहा है ना। एक्सचेंजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का बाहर की तरफ है जो मूव करना, देख रहे हो, गैस में हो रहा है। किस में हो रहा है, डिफ्यूजन गैस में हो रहा है। ऑस्मोसिस किस में होता है, बोलो? ऑस्मोसिस जो लिक्विड में होता है। यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़ो। हाँ, वही तो लिखा हुआ है, देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। आगे अब कह रहा है कि ऑस्मोसिस इट इज द पैसेज ऑफ द वाटर, देखो इसमें लिक्विड में हो रहा है, वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सोल्यूट से देख रहे हो वाटर की तरफ मूव कर रहा है। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे हायर था, यहाँ पे हायर था, अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो मैंने ऑस्मोसिस से जो समझा दिया, ठीक है। ऑस्मोसिस से जो क्या बोलता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। अब है 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है 3 टाइप की होती है। पहला सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, क्या है बोलो मेरे साथ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन का नाम है हाइपरटोनिक। क्या नाम है बोलो मेरे साथ, हाइपरटोनिक। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली इसमें अंतर ये लग रहा है कि ये हाइपो है, आइसो है और ये हाइपर है। हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि चीज़ें हैं जो फूल जाती हैं। जैसे मान लो कि किशमिश की कटोरी है, अब इसमें सेम ना, सब में सेम ही होती है। इसमें तो तुमको मैं कुछ कीवर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे हायर से लोअर की तरफ बढ़ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये बढ़ता है, पहला बात। दूसरा अगर कोई भी चीज़ हायर से लोअर में बढ़ेगी तो वह ना स्वेल हो जाएगी, स्वेल फूल जाती है। क्या हो जाती है, स्वेल कर जाएगी, फूल जाती है। जैसे अगर तुम एक कटोरी लेते हो और उसमें तुमने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी, वाटर, ठीक है, पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, और उसके अंदर एक किशमिश का टुकड़ा डालो, किशमिश। तो किशमिश के अंदर पानी है, किशमिश के अंदर तो पानी नहीं है, किशमिश के अंदर तो पानी नहीं है। तब क्या हो रहा है कि पानी बाहर में हायर है, अंदर में कम है। तो कह रहा है कि वाटर से किशमिश की तरफ है जो मूव करना, यानी कि देखो वाटर बाहर में हायर था, वाटर बाहर में क्या था, हायर था, और किशमिश के अंदर क्या था, लोअर था। तो वाटर से हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने से क्या बोलता है, एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है इसके अंदर। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ तो कोई डाउट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है और वो स्वेल कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना अंदर घुस जाता है कि वो फूट भी जाता है,
ठीक है, फूट जाती है। फिर अगली है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों तरफ है जो क्या बोलता है सेम सेम रहती है। क्या रहेगी सॉल्यूशन, दोनों तरफ क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, सेम टू सेम, दोनों तरफ जो है सॉल्यूशन की मात्रा सेम टू सेम रहेगी। और ये है जो इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्मल। जैसे मान लो कि कह सकते हैं क्या, कैसे का एग्जांपल ले लें, जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि 5 लीटर पानी है, इसमें भी 5 लीटर पानी है, इसमें भी क्या बोलता है 5 लीटर पानी है। अब दोनों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का साइज है जो दोनों तो सेम ही दिखेगा, क्योंकि दोनों का है जो साइज सेम है, सेम टू सेम है। और उसका जो स्ट्रक्चर भी है नॉर्मल रहेगा, ना तो फूलेगा, दोनों में से ना तो ए फूलेगा ना तो बी फूलेगा, दोनों सेम रहता है। तो इस टाइप के है जो क्या बोलता है सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें सेम टू सेम रहेगा। अब आती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, एक सेकेंड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है कि है जो क्या बोलता है लोअर से हायर की तरफ बढ़ेगा, करने पड़ेगा, लोअर टू हायर, लोअर से हायर की तरफ बढ़ती है। और इसमें क्या होता है कि सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। अब मान लो कि क्या बोलता है किशमिश रखा हुआ है या अंगूर रख दो और उसको सनलाइट में रख दो। अंगूर को कहाँ रख दिया मैंने, सनलाइट में। तो अंगूर के अंदर जो भी पानी है, ठीक है, अंगूर के अंदर जो भी पानी है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों, अरे कहाँ गया, देखो वही कह रहे हैं ना कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउट ऑफ द सेल, अंदर से बाहर की तरफ से निकल जाता है, अंदर से क्या होता है बाहर की तरफ वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर, अंदर में क्या होता है लोअर होता है, बाहर में हायर होता है, तो अंदर से जो क्या होता है बाहर की तरफ वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी समझाना चाह रहा है कि क्या बोलता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है कि बाहर से है जो अंदर की तरफ मूव करती है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, जिससे जो द सेल फ्लैट इनफ्लैट एंड इवेंचुअली ब्रस्ट, कभी कभी क्या होता है ना देखो फूट भी जाता है, इतना स्वेल हो जाती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है अंदर में। आइसोटोनिक में क्या होती है कि सेम टू सेम होती है, अंदर भी उतना ही जाता है जितना बाहर निकलता है, तो इसमें जो इसके साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं होती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि लोअर से है जो क्या बोलता है, सॉरी, लोअर से है जो क्या बोलता है वो हायर की तरफ है जो मूव करती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। 3 टाइप के सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में है जो हाइपरटोनिक में स्वेल हो जाएगी, ये सेम टू सेम रहेगी, और ये जो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। आगे अब कह रहा है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, एक बार रीड कर देता हूँ। द सेल गेन्स वाटर, वाटर को याद है तुम्हें, गेन कर लेता है। एंड द इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो उसे ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, द सेल मेंटेन्स, अब आइसोटोनिक में क्या सेम टू सेम रहता है, द सेल मेंटेन्स द वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, अंदर बाहर दोनों में, बोथ में अंदर बाहर करते रहता है, तो वो आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि द सेल लॉसेस वाटर, वाटर को लॉस कर जाता है, हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वाटर को वो क्या करता है, लॉस करता है। जैसे किशमिश को मैंने क्या किया, किशमिश को मैंने सनलाइट में रख दिया, तो वाटर को वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, वाटर को लॉस कर रहा है, वाटर को वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। द सेल ड्रिंकिंग इज इंडोऑस्मोसिस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना 2 टाइप की प्रोसेस है, एक इंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। इंडो मतलब होता है, देखो इसमें ना तुम याद रख सकते हो, इंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो जब सेल है जो अंदर में पानी लेता है तो उसको इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, जब सेल है जो वाटर को बाहर फेंक देता है, ओमिशन करता है, बाहर फेंक देता है, तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। इजी, इंडोऑस्मोसिस अंदर घुसा, एक्सोऑस्मोसिस बाहर निकला, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं।
हम लोग जो क्या बोलते हैं एनिमल के सेल पे थे, यही सब बता चुके हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे गोल्जी अपरेटस तुमको लिखना है, लाइसोसोम लिखना है, सेल मेम्ब्रेन लिखना है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, राइबोसोम लिखना है। देखो राइबोसोम ना इधर उधर बिखरल भी रहता है। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो छोटा छोटा है जो दानेदार रचना था, याद है तुमको, वो राइबोसोम है। राइबोसोम को क्या कहते थे? प्रोटीन ऑफ, मैंने प्रोटीन फैक्ट्री कहते थे। ठीक है, बीच में देखो न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्रोमेटिन जालिका है, याद आया, अंदर में इस तरीके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था। देखो वैक्यूलस है, ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, अंदर में एक छोटी सी लाल टाइप सॉरी छोटी सी गहरी रंग की रचना होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियस इनवेलस बोलो, ये लिख सकते हो। ठीक है, बाकी वही सब चीज़ें, ये मैंने जो बनाया था वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे याद हो जाएगा तुरंत है। अगला है एक्सोसाइटोसिस। देखो इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सही में देखो यहाँ पे तुमको मैंने अभी बताया था कि जब भी साइटो का मीनिंग आएगा तो सेल से रिलेटेड होगा। ठीक है, इंडो का मतलब होता है अंदर में लेना, अब एक्सो का मतलब होता है बाहर में छोड़ देना। द सेल इनगल्व्स द फूड इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। देखो तुमको नहीं इसको याद करने की उसको जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। इंडो का मतलब होता है अंदर, साइटो का मतलब सेल। तो सेल के अंदर जब घुस रहा है ना तो फूड इनगल्फ अंदर कर रहा है तो उसको है जो क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर क्या बोलता है फूड को बाहर की तरफ इजेक्ट कर रहा है यानी बाहर फेंक रहा है तो एक्सो मतलब होता है बाहर, साइटो का मतलब होता है सेल, असिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो बाहर में फेंकना सेल के बाहर तो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। इज इट क्लियर? अमीबा एक्वायर करता है फूड को थ्रू द इंडोसाइटोसिस। याद है अमीबा है जो कैसे है जो क्या बोलता है ऐसे ऐसे करके है जो क्या बोलता है सीडोपोडिया से है जो क्या बोलता है फूड को जो अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेता है। याद है, इसके हाथ को जो सीडोपोडिया कहते थे। एंड एक्सक्रीशंस थ्रू द सॉलिड इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। बाहर फेंकने के जो प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर? तो अंदर लेना इंडोसाइटोसिस, बाहर फेंकना एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, कुछ भी भारी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी है। द सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल क्या है? सेल वॉल ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होती है। देखो ये प्लांट का सेल है ना, बाहर वाला स्ट्रक्चर को ना सेल वॉल कहते हैं, जो सेल को ना रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी, ठीक है, बाहर में एकदम कठोरता देता है, एकदम कठोर हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तभी तो हम लोग पेड़ को छूते थे, देखो एकदम बहुत मुलायम, बहुत मजबूत दिखता है, और हम अपने बॉडी को टच करते एकदम लुप लुप करता है। तो वही कर रहा है यहाँ पे कि द सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज। ये ना सेल्यूलोज की बनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो बाहर से रिजिड होती है। ठीक है, जो बाहर से कवर्ड रहती है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यह जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। ये ना प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसको जो नोट्स में लिख लेना और उसको याद करके आना। ठीक है, कल है जो क्या बोलता है इसका है जो क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लेना। When a living cell loses water, जब कोई भी लिविंग सेल है जो वाटर को लॉस करता है, देयर इज अ श्रिंकेज। ये तो बात सही है, जब भी लिविंग सेल है जो पानी को बाहर निकालेगा तो श्रिंकेज ही करेगा ना। याद है तुमको श्रिंकेज कर रहा था तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो रहा था? याद करो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो रहा था। ठीक है, कंटेंट ऑफ अ सेल अवे। हाइपरटोनिक से याद है कौन कौन सा सॉल्यूशन था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। एगो हाइपो था, एगो आइसो था, एगो हाइपर था। सब में तो टॉनिक लगना ही। हाइपो में क्या बोलता है? फूल जाता था, हायर से है जो लोअर की तरफ बढ़ रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सेम टू सेम था। ये क्या बोलता है? लोअर से है जो हायर की तरफ बढ़ रहा था। इसमें है जो वाटर का ये श्रिंकेज हो जा रहा था, ये श्रिंकेज हो जा रहा था। क्या हो रहा था? श्रिंकेज। ये क्या बोलता है? नॉर्मल रह रहा था, नॉर्मल रह रहा था। ये क्या हो रहा था? स्वेल हो रहा था। याद आया? इसको मैं हटा देता हूँ। कहाँ थे हम लोग? सेल वॉल पे थे। तो वही कह रहा है कि there is a shrinkage of the contents of the cell wall from the cell wall away from the cell from the cell wall। फिर से पढ़ देता हूँ। A living cell loses water, there is a shrinkage of the contents of a cell away from the cell wall। यानी सेल वॉल से भी पानी बाहर निकलती है, कहना ये चाह रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमेना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि सेल वॉल से जब पानी बाहर निकल जाता है, लिक्विड बाहर निकलता है तो इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मा जब बाहर निकल रही है। ठीक है, द सेल वॉल्स परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया। सेल वॉल किस किस में होता है? प्लांट्स में हो गया, फंगी में हो गया, बैक्टीरिया में हो गया। विद स्टैंड्स ए वेरी डिल्यूट, बहुत पतला रखता है, ऑफ हाइपोटोनिक। याद आया? हाइपोटोनिक
बहुत ज़्यादा फूल जाता था, ठीक है, जो ब्रश एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, ये ब्रश नहीं करता है, ठीक है, अंदर में खूब पानी रखता है। जैसे इसमें कहना है कि अंदर में पानी लेता है या बाहर में भी पानी छोड़ता है, वो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है, अंदर लेना बाहर, ठीक है। और क्या बोलता है, ये है जो विद स्टैंड विद डिल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल को है जो रिजिडिटी प्रदान करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल तो कम दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियस होता क्या, याद है न्यूक्लियस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे ये तो सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में होता है, सो हम लोग तो न्यूक्लियोलस है, सॉरी, ये न्यूक्लियस पूरा स्ट्रक्चर ही न्यूक्लियस है, ठीक है, जो सेल के बीच में होता था। ये बाहर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो कह रहा था न्यूक्लियस इट इज अ डार्क कलर्ड, ये डार्क कलर का शेप होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है या ओवल शेप का तुम कह सकते हो, या तो वो स्फेरिकल शेप का होगा या ओवल शेप का होगा, ये डार्क में होता है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर के सेल में है जो क्या बोलता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर एक्टिविटीज़, यानी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी का ब्रेन कौन सा है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में फंक्शन जितने भी हो रहे हैं वो ब्रेन से हो रहा है ना। जैसे पूरे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में सारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर फंक्शन है वो ब्रेन कंडक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में पूरा कंप्लीट प्रोसेस सीपीयू कंप्लीट करता है, उसी तरीके से पूरे सेल का जो कंप्लीट सेल एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस कंप्लीट करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस। बोलो मेरे साथ, कौन करता है? न्यूक्लियस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसलिए ना इसको ना ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। द सेल प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर एक्टिविटीज। रिप्रोडक्शन माने उसके क्या बोलता है, संख्या में वृद्धि करता है सेल को, है जो द क्रोमेटिन मटेरियल, याद है जो अंदर में क्या बोलता है, क्रोमेटिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन जालिका है जो टूट के क्रोमोसोम में बनती है, ठीक है। मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अब तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा। कहना ये चाह रहा है कि याद है तुम्हें, ऐसे 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 करके था, उसके बाद बन जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन के समय टूटता है तो बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। और जब क्रोमोसोम टूटता है तो क्रोमोसोम के अंदर है जो क्या बोलता है, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, याद है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर बनता है। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्रोमेटिन है जो क्या बोलता है, क्रोमेटिन से है जो क्या बोलता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से टूट के क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और क्या बोलता है, और भी चीज़ें होती है, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है। और क्रोमोसोम टूट के है जो डीएनए के अंदर है जो जीन्स होता है, वो जो तुम पहनते हो जीन्स, वो वाला जीन्स नहीं है, ये कैरेक्टर्स वाला जीन्स है, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कंटेन्स द इन्फॉर्मेशंस ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा के गुण उसके अंदर रहता है, ठीक है। फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, दोनों न्यूक्लिक एसिड ही हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना, दोनों का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। फ्रॉम द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अब जो कहना यही चाह रहा है कि जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोमा है ना, ठीक है, उन्हें डीएनए में और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। एंड फंक्शन सेगमेंट जो होता है डीएनए का जो है जीन्स है, डीएनए से ही जीन्स बनता है। मैं तुम्हें अगले स्लाइड पे समझाता हूँ उसको। देखो, कहना ये चाह रहा है कि द क्रोमोसोम्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशंस फॉर द इनहेरिटेंस, ये बात सही है, वो है जो इनहेरिटेंस के है जो इन्फॉर्मेशन रखता है कि हमारे मम्मी पापा में क्या गुण थे वो हमारे में भी ट्रांसफर हो रहा है। फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के रूप में है जो वो ट्रांसफर हो रही है। जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये डीएनए है, ऐसे ऐसे डीएनए है जो डबल हेक्सिल होती है। क्या होती है? डबल हेक्सिल, यानी छोटी टाइप का होता है, ठीक है, दो गो बना हुआ है, देख रहा है, एक गो हेक्सिल मैंने हो गया रेखा, एक दो ऐसे ऐसे करके होती है देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, तो एक हेक्सिल, दो हेक्सिल, इसमें छोटे छोटे जो गोल गोल बना हुआ है इसको ना न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना,
एक वाले गोलका जो मैंने बनाया है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। और जब 3-4 गो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती है, ठीक है, जैसे 2-3 गो ग्रुप हो गया ना, 1 2 3 4 गो न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को ना हम लोग जीन्स कहते हैं। जीन्स पे ही है जो क्या बोलता है, बच्चों का है जो या पेरेंट्स का है जो थ्रेड्स छुपा होता है, ठीक है, यानी कि गुण छुपा हुआ रहता है, ठीक है, जीन्स। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंड फंक्शंस, देखो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। देखो सेगमेंट है ना उसका, ये क्या डीएनए का सेगमेंट ही तो है जीन्स, तो वही तो कह रहा है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। क्लियर। अब आते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसको आसानी से समझना, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चे लोग इसको हाइप बना के रखा है। यू का मतलब होता है यूकैरियोटिक, मतलब होता है न्यू, और प्रो का मतलब होता है पुराना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इन द सम ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ना, जैसे बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया में ना न्यूक्लियस है जो कोई उसके बाहर से ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से वो कवर्ड नहीं रहती है, इसलिए ना उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है कैरियन या न्यूक्लियस, यानी जिसमें पुराने न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता था पहले, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विद द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख ही नहीं रहा है, न्यूक्लियस ही नहीं दिख रहा, तुमको जो बीच में दिख रहा है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियस नहीं है, उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता कंप्लीट। जैसे देखो प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक में ऐसे कंप्लीट होता है, जैसे कंप्लीट इसमें दिख रहा है ना, उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें बस खाली न्यूक्लियोटाइड दे दिया है, बस खाली हल्का सा धुंधला टाइप का दिखता है बीच में, बाकी सब सेम होता है। जैसे राइबोसोम भी उसमें दोनों में होता है। 2 टाइप के सेल होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दोनों में राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, ठीक है। दोनों में सेम क्या होता है, राइबोसोम होता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें, उसमें नहीं है, न्यूक्लियोलस है इसके अंदर, गोल वाला काला वाला याद है, इसमें नहीं है, इसमें बस न्यूक्लियोटाइड, बस हल्का सा धब्बा टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। सेल वॉल होता है इसमें, हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स में होता है, सम यूकैरियोटिक सेल्स में है जो सेल वॉल होता है, लेकिन सब में नहीं होता। जैसे प्लांट में हो रहा है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता है। हम लोग में पूछ थोड़ी है, फ्लैजाइला थोड़ी है हम लोग में, फ्लैजिलम। आगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस पूछता है एग्जामिनेशन में, तो तुम इसको अच्छे से लिख सकते हो नोटबुक में, इसको याद करना है, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको कंपैरिजन करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली है जो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ये जो है ना, यू नहीं है, ये एम है, इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोमीटर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है उसका साइज है। जो यूकैरियोटिक सेल का साइज जो 5 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें न्यूक्लियस रीजन होता ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियर रीजन होता है। ऐसे याद रखना एकदम बुलेट पॉइंट्स में, इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर रीजन होता है। इसमें क्रोमोजोम है जो सिंगल होता है, इसमें क्रोमोजोम है जो मोर देन 1 होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है जो ऑर्गेनिल्स इसमें नहीं होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड माने कि जितने भी ऑर्गेनिल्स है, सेल ऑर्गेनिल्स, छोटे छोटे सेल की ना ऑर्गन्स को, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सब ना सेल ऑर्गेनिल्स हैं, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। याद है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 गो होता है, अभी बताऊंगा। सॉरी, प्रोकैरियोटिक के कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नीले हरे शैवाल, ये क्या बोलता है, यूकैरियोटिक में फंगी हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। कोई डाउट? तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। द प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। इसका साइज जो लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, इसमें 5 से 500 मीटर तक होता है। इसमें न्यूक्लियस का रीजन होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का रीजन होता है। इसमें क्रोमोजोम एगो होता है, इसमें क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स इसमें होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स इसमें नहीं होता है। इसमें बैक्टीरिया एग्जांपल है, सेल सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसमें फंगी होता है, प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है। कोई डाउट? अब आ जाते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स की तरफ। अच्छा, सेल ऑर्गेनिल्स को चर्चा करने से पहले हम लोग बताता हूँ कि सेल ऑर्गेनिल्स है क्या। सेल ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स
सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है ना, सेल के ना ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ना क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। जैसे बॉडी में हमारा, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये सब कैसे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर। उसी तरीके सेल भी एक बॉडी है, उसके अंदर ऑर्गन को ना सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो वो पहला ऑर्गेनेल, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बच्चों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुमको राइबोसोम याद आ रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुमको दूगो याद आ रहा होगा। कौन कौन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जैसे ईआर जो होता है दूगो होता है, एक होता है एसईआर, एक होता है आरईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो मेरे साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर है जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम इस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए तो ये रफ है। कोई डाउट, ये स्मूथ है इसलिए क्योंकि इस पे नहीं है कुछ, इसमें रफ है इसलिए क्योंकि इस पे है। इट इज़ द लार्ज नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। इसमें वेसिकल्स होते हैं, जैसे देख लो ये इस पे है जो कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, तो देखो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे देखो क्या बोलता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 करके फैला हुआ है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ लाइक स्ट्रक्चर जो राइबोसोम है, राइबोसोम को है जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, वहीं पर प्रोटीन्स का है जो निर्माण होता है। ठीक है, आगे सेल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पे वही बताया हुआ है जो मैं बता रहा था अभी, चीख चीख के बोल रहा था। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, एवरी सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, उसमें सब में ना फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, अदर देन न्यूक्लियस। ठीक है, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, बता चुका हूँ साइटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के ना प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था। किसने किया था, पुरकिंजे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने है जो प्रोटोप्लाज्म का है जो डिस्कवर किया था, नामकरण किया था, प्रोटोप्लाज्म नेमिंग किया था। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय द पुरकिंजे, ले ये जा देल भी है, टर्म बाय द पुरकिंजे। इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें बहुत सा इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया जो प्लांट में होते हैं, रंग इसी के कारण होता है ना, वैक्यूलस हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबल्स और वेसिकल्स होते हैं। अब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है ना, एसईआर, आरईआर और एसईआर। द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स लाइक द रफ बिकॉज इसमें राइबोसोम होता है, आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, दे आर साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम पे ही है जो प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स लाइक अ स्मूथ बिकॉज, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इतना बढ़िया सब समझा रहा हूँ अभी तक तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, इट्स सरफेस, दे आर द साइट्स ऑफ द फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है जो क्या होता है, फैट का है जो सिंथेसिस होता है, फैट माने फैट बनता है। ठीक है, और रफ में है जो प्रोटीन बनता है, बस ये डिफरेंस है। स्मूथ है तो देखो तेल कैसे होता है, स्मूथ होता है ना, ऑयल। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक याद सकते हो, स्मूथ मतलब ऑयल। ठीक है, एसईआर क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स, बार बार रिपीट करो नाम को ताकि याद हो जाए। हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ये एंजाइम और हार्मोन्स भी बनाते हैं। एसईआर डिटॉक्सिफाई होते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल। ये डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन्स को, ड्रग्स को। जो तुम दवाई ववाई खा लेते हो, अगर कोई पॉइजन्स रह गया तो वो उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, ये बताता हूँ। ठीक है, करा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ व्हाट, proteins and fat molecules produced by the ER helps in the membrane biogenesis। जो प्रोटीनमा है और फैट है मॉलिक्यूल्स जो है जो RER बनाता है, सॉरी क्या बोलता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, वो बायोजेनेसिस में मदद करता है। बायोजेनेसिस मतलब हो गया बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में मदद कर रही है। क्लियर। गोल्जी अपरेटस क्या है, गोल्जी अपरेटस को है जो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। एक बार पूछा हुआ सवाल है ये, याद रखना, कैमिलो गोल्जी ने। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या बोलता है, गोल्जी एपरेटस जो मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर से जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्न। ये पहला सिस्टर्न, देखो ये देखो सिस्टर्न दिखा रहा है ना, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्न, पहला सिस्टर्न, दूसरा सिस्टर्न, तीसरा सिस्टर्न, चौथा सिस्टर्न, पांचवा सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिस्टर्न्स होते हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स इज कॉल्ड द सिस्टर्न्स। इट फंक्शंस इंक्लूडिंग द स्टोरेज, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, फूड एंड पैकेजिंग का काम करता है। इट फंक्शन एज अ स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम करता है। और यहाँ पे था, ठीक है, उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। वो जो स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल प्रोडक्ट, फूड एंड पैकेजिंग का काम करता है। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी एपरेटस। जो क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको जो सिंपल शुगर में जो कन्वर्ट करता है गोल्जी एपरेटस ही है जो। तो इसमें तुम सीधा याद रखो, फूड पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, फूड एंड पैकेजिंग का काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बनाता है कौन, गोल्जी एपरेटस। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम को भी बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है, लाइसोसोम जो होता है, दे कंटेन, तो सिंपल में यहाँ पिक्चर मैंने डाला था, ठीक है, पहले एक करके बताते हैं। लाइसोसोम से पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है उसका नाम है, इस बला का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो कस के, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, क्या बनती है, एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना एनर्जी बनाने का काम करता है, और जैसे ही एनर्जी बन जाती है तो वो एटीपी में जाके संचित हो जाती है, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जाके वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को देख लो। इसमें जो डबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन वाली होती है। देखो एक अंदर में और एक बाहर में, देखो ये एक अंदर में हो गया और एक बाहर में हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें अपना डीएनए होता है, ये पूछता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है जिसमें जो अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना डीएनए होता है, ठीक है। इसमें अपना राइबोसोम होता है, इसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसमें अपना क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को जो मैट्रिक्स कहते हैं, डीएनए सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट इसमें नहीं। ये देखो हाथ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कस के बोलो, क्रिस्टी, क्रिस्टी। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स इसमें होते हैं जो क्या बोलता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया का सारा मिथ खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। एनर्जी जब प्रोड्यूस होता है तो वो एटीपी में जाके जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है, एटीपी में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्लियर, ये है प्लास्टिड्स। क्या है ये, प्लास्टिड्स है, क्या लिखता हूँ, ये प्लास्टिड्स है, ठीक है, प्लास्टिड्स है। ये प्लांट में ओनली होते हैं। कहाँ होते हैं, सिर्फ ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या करता है, कलर देता है, गिव कलर, प्लांट को कलर देने का काम करता है। ये प्लांट को क्या करता है, कलर देने का काम करता है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है जो प्लांट को ग्रीन पिगमेंट देने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है जो प्लांट्स में है जो कलरफुल चीज़ों को देता है। ठीक है, जैसे फ्लावर्स कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। आगे बढ़े, ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि कलरलेस है जो क्या बोलता है, ये रूट में, ल्यूकोप्लास्ट रूट में, ब्रांचेस में प्रेजेंट होती है, ये फ्लावर्स में प्रेजेंट होती है और लीफ में भी होता है। ग्रीन है जो क्या बोलता है, ब्रांचेस में और लीफ में भी होता है। ठीक है, तो ये है प्लास्टिड्स का काम। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या करता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का काम करता है, कलर देने का काम करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट है जो क्या बोलता है, कलरलेस होता है। जैसे ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है रूट में, ब्रांचेस में। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर में, लीफ में भी देखते हो, लीफ कभी कभी जो लाल हरियर हो जाता है, ठीक है, लाल पीला हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के कारण ही। क्लोरोप्लास्ट जो क्या बोलता है, लीफ और ब्रांचेस में जो क्या बोलता है, ये देने का काम करता है, कलर देने का काम करता है। इसमें ना कुछ पार्ट्स हैं वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ना, इसमें क्या बोलता है, बाहर से लेयर होती है, इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, सॉरी इसमें स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स भी है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देखो, अंदर का लेयर है, एक बाहर का लेयर है, बीच वाले स्ट्रक्चर को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अंदर में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है तुमको, जो कनेक्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को, उसको हम लोग लैमा कहते हैं, लैमेला। क्या कहते हैं? लैमेला। जो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों थैलेकॉइड्स को जो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैमेला कहते हैं। ये जो गुलका गुलका दिख रहा है ना, बड़का बड़का गुलका गुलका, उसको हम लोग थैलेकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स कहते हैं। ये जो अंदर में स्पेस जो खाली है प्लास्टिड्स में, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। याद रहेगा। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, अंदर बाहर। ये जो कनेक्टेड होते हैं थाइलेकॉइड्स को, और जो गोल गोल होता है उसको थाइलेकॉइड्स कहते हैं, अंदर वाले स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं। थैलेकॉइड्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? लैमेला। ठीक है, कोई बड़ा भारी बात नहीं है, इसको बस एक बार रिवाइज करके देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पिक्चर देख के उसका है जो नेमिंग करने के लिए दे देता है। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको बारे में समझते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये सेल के अंदर सुसाइड बैग होता है। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। इसके अंदर एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या करता है, अगर सेल कोई भी काम अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सेल को जो कंप्लीट डाइजेस्ट कर देने का काम करती है। जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या बोलता है, न्यूक्लियस है, क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम है जो सुसाइड बैग है। अगर मान लो किसी ने भी अगर फंक्शन करना बंद कर दिया, कोई भी अगर फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो क्या करता है कि ये जो अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकाल के सबको ब्रस्ट कर देता है, सबको गला देता है। या फिर कोई फॉरेन मटेरियल बाहर से आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो लाइसोसोम डिटेक्ट कर लेता है कि अरे कुछ आ गया है बाहर से, अब इसको खत्म कर देना चाहिए, तो वो पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। पूरे सेल को ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर से मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है इसके अंदर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स में इसमें प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट भी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। लाइसोसोम के बारे में सारी चीज़ों को समझ लिए, वही सब चीज़ें लिखी हुई है कि द लाइसोसोम कंटेन्स द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स में 2 पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, जिसको क्या कर रहे थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कर रहे थे। एंजाइम्स आर मेड बाय द RER, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम से जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है टू डाइजेस्ट या वॉर्न आउट द सेल मेम्ब्रेन्स। सारे सेल ऑर्गेनिल्स को है जो वो डाइजेस्ट कर देती है या फिर उसको पूरा वॉर्न आउट कर देती है, यानी खत्म कर देती है। व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, या फिर कोई सेल डैमेज हो जाती है तो सेल में ब्रस्ट
तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाती है और एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर देता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको ना सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, अगर कोई भी वेस्ट होता है तो उसको जो कंप्लीट खत्म कर देता है सेल को ही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज अ वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, अंदर में डीपली फोल्डेड होती है, याद है ना, फोल्ड इस टाइप की होती है, ऐसे से थी, ठीक है। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एटीपी, देखो फुल फॉर्म है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं ऑफ अ सेल, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। सवाल पूछ देगा चला, ठीक है, कि किसमें है जो डीएनए और अपना राइबोसोम रखता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। देयरफॉर दे कैन मेक, यानी न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए इसके अंदर होता है, कहना ये चाह रहा है, समझ रहे हो। इसलिए दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, इसलिए वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। याद रखना, राइबोसोम ही खाली प्रोटीन ही बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है। प्लास्टिड्स याद है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, याद है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, पागल है क्या, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट देता है, यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंटेन्स द वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक द येलो एंड ऑरेंजेस। क्लोरोप्लास्ट है जो क्या बोलता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। कहाँ गया ये, अब कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, वाइट एंड कलरलेस होती है, प्लास्टिड होती है, स्टोर्स इन द मटेरियल सच एज द ऑयल्स हो गया, रूट्स हो गया, ये सभी में पाए जाते हैं, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। प्लास्टिड्स सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। इसी को क्रोमोप्लास्ट को ये जो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा था, ठीक है। आगे अब आते हैं वैक्यूलस में, ज़्यादा कुछ नहीं, अब थोड़ी सी चीज़ें ही बची हुई, इसको हम कंप्लीट खत्म कर लेते हैं, ठीक है। वैक्यूलस क्या है, ठीक है, द स्टोर सैक्स फॉर द सॉलिड्स एंड लिक्विड कंटेंट्स, दे आर द स्मॉल इन द साइज इन एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि एनिमल में छोटे साइज में होती है, एनिमल्स में स्मॉल साइज में होती है, और प्लांट्स में है जो लार्ज साइज में होती है। वैक्यूलस जो है प्लांट में है जो वैक्यूलस जो है लार्ज साइज में होती है, और एनिमल में है जो वैक्यूलस जो है स्मॉल साइज में होती है। में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम्स, प्लांट में है ना, लार्ज होने के कारण 50 से 90% है जो सेल का वॉल्यूम कंटेन कर लेता है, बहुत ज़्यादा रखता है। जैसे देख लो, जैसे वैक्यूलस देख रहे हो कितना बड़ा है, 50 to 90% है जो क्या बोलता है, यह जो सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। वहीं यहाँ पे वैक्यूलस यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, छोटा सा वैक्यूलस यहाँ पे बनाया था, देख रहे हो कितना छोटा सा है जो जगह छेक रहा है, वैक्यूलस है जो, ठीक है, इस तरीके से कहना चाह रहा है। तो कह रहा है हेल्प्स टू प्रोवाइड द टुर्जिडिटी मैंने क्या बोलता है, कठोरता, एंड रिजिडिटी टू द सेल, रिजिडिटी टू द सेल है जो प्लांट को देता है, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस लाइक द एमिनो एसिड्स, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोरेड इन द वैक्यूलस, ये सब ना वैक्यूलस में स्टोर होने का काम करता है। इन अमीबा फूड वैक्यूलस इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अमीबा में जो फूड वैक्यूलस होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। सेल क्या होता है, इतना का नाम कहानी खत्म हो गई, अब उसके बाद जो सेल की चर्चा हो रही है। इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट ऑफ द लिविंग सेल, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेल्प्स इन द रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिशंस एंड द क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल्स टू द फॉर्मिंग ऑफ द न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। क्या क्या था, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स इसमें भी होता है और इस पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस है, वैक्यूलस में समझा चुका हूँ, क्लियर। प्लांट सेल और एनिमल सेल देख लो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बस एक ही डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस दिख जाती है। जैसे इसमें जो सेल वॉल होती है, इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन है जो एनिमल में है जो सेल वॉल नहीं होती है। इसके वैक्यूलस लार्ज होता है, इसका वैक्यूलस जो बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, बाकी सब सेम होता है, वैक्यूलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, जरूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। राइबोसोम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया अंदर में, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, लगभग सब सेम ही होती है, ठीक है, वही है डिफरेंसेस।
प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंसेस पूछ दिया तो तुम ऐसे कर देना कि लाइसोसोम इसमें होता है, सेंट्रोसोम इसमें होता है, ठीक है, बाकी सब लगभग सेम होता है। साइटोस्केलेटन दोनों में होता है। अरे साइटोस्केलेटन मतलब साइटो मैंने सेल, ठीक है, स्केलेटन मैंने उसका स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस इसमें भी गहरा रंग का होता है, इसमें भी गहरा रंग का होता है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन दोनों में होता है, गोल्जी एपरेटस दोनों में होता है, गोल्जी वेसलस भी दोनों में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है, हटा दो। वैक्यूलस इसमें बड़ा होता है, इसमें वैक्यूलस छोटा होता है। बस यही सब तो डिफरेंसेस है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्या बोलते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो इसको निपटा देना ऐसे करके कि इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है एब्सेंट होता है, एनिमल में है जो सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड्स द टुर्जिडिटी, टुर्जिडिटी मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, इसमें सेल वॉल है जो बाहर में रहता है, जो टुर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है। वैक्यूलस इसमें स्मॉल होता है, इसमें लार्ज होता है। इसमें प्लास्टिड से जो एब्सेंट होता है, एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस लाइस इन द सेंटर, ये न्यूक्लियस लाइस इन द वन साइड, ये सेंटर में होता है, ये एक साइड में होता है। बस चलो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, माइटोसिस एंड मायोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, हैपेंस इन द सेमोटिक सेल्स। ये सेमोटिक सेल्स मतलब होता है जिसमें क्या बोलता है, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। माइटोसिस, माइटोसिस एक मायोसिस, पहले माइटोसिस समझाता। इसमें जो सेल होता है, इसके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन क्रोमोसोम से मान लेते हैं 2n है, ठीक है। अब इससे न्यू सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स, इसको पेरेंट सेल बोल देता हूँ। कहाँ गया भाई साहब, पेरेंट सेल, एक सेकेंड, हाँ, इसको हम लोग क्या करें, पेरेंट सेल, ठीक है। ये पेरेंट सेल है जिसमें जो क्या बोलता है क्रोमोसोम्स की संख्या 2n है। अब इससे नया सेल बना, याद है प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो न्यू सेल्स बना तो उसको विर्चाओ ने कहा था, ठीक है। तो क्या बोलता है न्यू सेल्स बने, तो इसमें भी ना क्रोमोसोम्स की संख्या 2n भी ही होगा, इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 2n होगा, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या है जो डिफरेंट नहीं हुआ, ठीक है, यानी अलग नहीं हुआ। डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या, सॉरी, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या है जो क्या बोलता है चेंज नहीं हुआ, जो का त्यों ही रह गया जब सेल का डिवीजन हुआ। ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस एक मायोसिस। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती है, ठीक है। और मायोसिस में है जो क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड हो जाती है, यानी आधा हो जाता है। समझाता हूँ, जैसे मायोसिस हो गया, मायोसिस, मायोसिस में क्या होता है कि अगर मान लो कि पेरेंट सेल में है जो क्या बोलता है अगर 2n है, ठीक है, पेरेंट सेल में अगर 2n है, ठीक है, तो उससे बना हुआ स्ट्रक्चर में n हो जाता है, आधा हो जाता है, हैप्लॉइड। डॉटर सेल में क्या हो जाता है, डॉटर सेल में हैप्लॉइड हो जाता है, आधा, हाफ हो जाता है मतलब, ठीक है। क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ये जर्म सेल्स भी होते हैं, इसे जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल्स में होता है जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, इसमें ये कंडीशंस होती है। ये जो है नॉर्मल सेल्स में कंप्लीट होती है, नॉर्मल सेल्स में। क्लियर, वही बातें लिखी हुई है कि ये 4 स्टेजेस में होती है, वो आगे जाके पढ़ोगे। हैपेंस इन द सेमेटिक सेल्स, पर्पस इन द सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, इसका काम यही है कि सेल्यूलर प्रोलिफरेशन का काम करता है। इसमें डिप्लॉयड होती है, जो का त्यों रहती है, डबल एन ही होती है, डिप्लॉयड में डबल एन होती है। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर है हमेशा सेम होती है। जेनेटिक वेरिएशंस डजंट चेंज, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती है। ये 8 स्टेजेस में होती है। हैपेंस इन द जर्म सेल्स, याद है ना, मायोसिस से जो जर्म सेल्स में होती है। पर्पस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद है, स्पर्म्स और ओवम्स में होती है। ये चार हैप्लॉइड में बन जाती है, 4 डॉटर सेल बनती है। ये कितने बन जाती है, 4 को बनती है, ठीक है, 1 2 3 4 को बनता है, ठीक है। वही कह रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ इन द ईच डॉटर सेल्स,
जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेल का है जो कंप्लीट चैप्टर खत्म कर लिया। ठीक है, कल क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, एक बार खाली उसको रीड करके आना ना कल। ठीक है, ताकि हमें जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, ताकि तुम लोग को जो कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत